तेजोवलय एक बहुमूल्य आत्मिक विभूति। देवताओं अवतारों के चेहरे के चारों ओर एक प्रभामंडल चित्रित किया जाता है। श्रद्धावश महापुरुषों और संत सिद्ध पुरुषों के चेहरे पर भी यह अंकन होता है। खुले नेत्रों से देखने पर जीवित महामानवों के चेहरे पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तब यह संदेह होता है कि जिनने अवतारी शरीरधारियों को देखा होगा उन्हें वह प्रकाश दृष्टिगोचर होता होगा या नहीं, जो चित्रों में इंकित किया जाता है। तेजोवलय उनकी आध्यात्मिक विशिष्टता का परिचय है। यह खुली आंखों से नहीं देखा जाता। यह सूक्ष्म नेत्र जिनके भी खुल सके होते हैं, उन्हें प्रतीत होता है कि दैवी महामानवों का देवत्व उनके चेहरे पर विशिष्ट रूप से देखा जाता है। यह उनकी आंतरिक शक्तियों का बहिरंग में परिचय है। यूँ यह होता तो समस्त शरीर के इर्द गिर्द है, पर उसकी अधिक मात्रा चेहरे के आसपास ही प्रधान रूप से परिलक्षित होती है। आध्यात्मिक रहस्योद्घाटनों में नेत्रों को सूर्य चंद्र की वाणी को, सरस्वती की नासिका को पवन की और कानों को आकाश की उपमा दी जाती है। चेहरे के भीतरी भाग में भ्रिकुटी के स्थान पर दिव्य तृतीय नेत्र माना गया है, जिससे अदृश्य को देखा जा सकता है। उसका तेजस प्रत्यक्ष नेत्रों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसी को खोलकर शिवजी ने कामदेव को जलाया था। त्रिकालदर्शी इसी की सहायता से दूरदर्शन ही नहीं, भूत और भविष्य को भी देख पाते हैं। मस्तिष्क के भीतर ब्रह्मरंध्र सहस्रार चक्र है। विष्णु के उपासक इसे क्षीर सागर में सोया हुआ सहस्र फन वाला शेषनाग मानते हैं, और शिव उपासकों के लिए यह ब्रह्मरंध्र ही कैलाश और उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र मानसरोवर है। गुरु तत्व का ध्यान यही किया जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क का भीतरी भाग भी दिव्य शक्तियों से भरा है। ज्ञानेंद्रिय यदि परिशोधित स्थिति में हों तो वे भी देवतुल्य हैं। इस प्रकार चेहरे का बाहरी और मस्तिष्क का भीतरी भाग देव शक्तियों का निवास स्थान और उन सब का प्रत्येक चेहरे के इर्द गिर्द फैला हुआ तेजोवलय माना गया है। प्राचीन काल में तेजोवलय दिव्यता का, दिव्य शक्तियों के भंडार का सूचक माना जाता था, और चित्रों में उसका अंकन इसी आधार पर होता था। संतों और महामानवों को भी जो लोग वही पदवी देना चाहते थे, वे उनके चेहरे पर भी वैसा ही अंकन करते थे। बुद्ध, राम, कृष्ण आदि के चेहरों पर तो यह प्रकाश अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। ईसा मसीह के चित्रों में भी तत्कालिक चित्रकारों ने इसका समावेश करना आरंभ किया है। अब वैज्ञानिक शोधों ने इस संदर्भ में क्या नया कदम उठाया है। उनने अपने शोधों में पाया कि प्रत्येक व्यक्ति में यह प्रकाश तीव्र अथवा क्षीण रूप में पाया जाता है। वैसे प्राण ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, ऐसे यंत्र भी निर्मित हो चुके हैं जो किसी भी व्यक्ति के चेहरे के इर्द गिर्द फैले हुए इस प्रकाश की छाया ले सकते हैं। समस्त शरीर के इर्द गिर्द भी यह होता है, पर वह क्षीण होता है, क्योंकि चेहरे के भीतर और बाहर विद्युत संपदा का भंडार है। गले से नीचे के अवयवों में प्राण ऊर्जा, गर्मी अथवा विद्युत का कितना भाग है, इसी का पता चलता है। इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शरीर से सीधा सादा प्रकाश निकलता है, प्रकाश सफ़ेद होता है। मानसिक तेजोवलय इसी में घुला होता है। इसमें रंगों की झलक होती है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में हल्के भारी कई रंगों की झलक मिलती है, उसी प्रकार तेजोवलय का श्वेत भाग शरीरगत समर्थता का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और यदि इसमें रंगों की झलक मिले तो उसे मानसिक विशेषता का परिचायक माना जाएगा। दिव्यताहीन मोटे तगड़े शरीरों में तेजोवलय धुंधले कोहरे जैसा होता है। उसमें शुभ्रता का अंश बहुत कम होता है। मानसिक दृष्टि से जो गए बीते और पतित हैं, उनके प्रकाश में कालेपन की बहुलता होती है। दोनों से मिलाकर जो स्थिति बनती है, उसे धुंधलापन कह सकते हैं। उसका अच्छा चित्रण नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह प्रभामंडल किसी की दिव्यता का परिचायक है। उसमें विशिष्टताएँ होनी ही चाहिए। ऐसा प्रकाश
दिव्य चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। जिस प्रकार कर्मेंद्रियों को जागृत करके नाद योग सुना जाता है, जैसे अंतर्दृष्टि से अंतर्मुखी होकर ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म शरीर के अंतरंग के किसी भाग के दर्शन किए जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान चक्षुओं से दैवी विभूति संपन्न पुरुषों का तेजोवलय देखा जाता है और यह अनुमान लगाया जाता है कि किसके भीतर कितनी दिव्यता है। अब इस क्षेत्र में विज्ञान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं और विशिष्ट यंत्रों से शरीरगत प्राण ऊर्जा को आभामंडल के रूप में प्रत्यक्ष देखना आरंभ किया है। इस आधार पर किसी के सशक्त या दुर्बल होने तथा स्वस्थ या रुग्ण होने का पता चलता है। भौतिक विवेचन का क्षेत्र भी यही है। विज्ञानी किसी की आध्यात्मिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते, फिर भी शरीर या मन की स्वच्छता अथवा दुर्बलता का आकलन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर में रक्त मांस ही नहीं होता, उसमें विद्युत शक्ति भी होती है। इसके भी दो भाग हैं, एक वह जो हृदय और मस्तिष्क से विनिर्मित होकर नाड़ी संस्थान का संचालन करती है तथा दूसरी वह जो निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त रहते हुए प्रत्येक शरीरधारी वनस्पति एवं पदार्थ को प्रभावित करती है। दोनों के सम्मिश्रण से जो विद्युत बनती है उसी को वैज्ञानिक देख यह समझ पाते हैं, उसी आधार पर किसी की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक तेजोबलय शुद्धता भौतिक होता है, वही यंत्रगम्य है। आध्यात्मिक प्रभामंडल मशीनों से नहीं देखा जा सकता, उसे ज्ञान चक्षुओं से ही ध्यान योग द्वारा देखा जा सकता है। अब तक तेजोबलय के संबंध में कुछ निश्चित अभिमत नहीं था, पर अब प्राण विद्युत के रूप में उसका आकलन होने के उपरांत यह आशा बनती है कि दिव्य आभामंडल का भी किसी न किसी आधार पर दर्शन आकलन किया जा सकेगा। प्रभामंडल के संबंध में वैज्ञानिक खोजबीन आरंभ हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। तेजोबलय का मापन सबसे पहले डॉक्टर किल्नर ने सन 1911 में किया। उन्होंने हाई वोल्टेज लाइट स्रोत का प्रयोग कर यह पाया कि हर जीवित वस्तु के चारों ओर एक प्रभामंडल होता है। वैगनेल लंदन के सन 1937 तथा रिगस अमेरिका के सन 1974 में किए गए कार्यों से यह पता चला है कि कुछ व्यक्तियों के आसपास का प्रभामंडल विशिष्ट आभा लिए होता है। उसमें विद्यमान किरणों का स्पेक्ट्रम भी अन्य जीवों की तुलना में भिन्न होता है। इसे उन्होंने पहले क्रिलियन तथा बाद में सेरलियन फोटोग्राफी द्वारा फोटो प्लेट पर अंकित किया। 2 उंगलियों के पोरों, चेहरों के चारों ओर एवं सुषुम्ना के निचले भाग पर इसकी सघनता की मात्रा भिन्न भिन्न पाई गई। इन्हीं वैज्ञानिकों का मत था कि ऑरा का मापन करके पहले से बताया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किस मनोविकार या ग्रंथि का शिकार है एवं उसे आगे चलकर क्या रोग हो सकते हैं। मस्तिष्क में रक्त स्राव, दमा, हृदयाघात, कैंसर जैसे रोगों में निदान की इस विधि से 60 से 80% तक सहायता पाई गई। निषेधात्मक चिंतन वाले व्यक्ति एवं विध्यात्मक व्यक्तित्व में अंतर उनके ऑरा के विश्लेषण से हो सकता है। यह डॉक्टर श्रोडिंजर ने सन 1976 में बताया। आभामंडल के 3 स्पष्ट भाग वैज्ञानिकों ने किए हैं। पहला, शरीर तक सीमित विद्युत वैभव। दूसरा, शरीर से 1 इंच बाहर तक निकला तेजोबलय। और तीसरा, शरीर को कवच की तरह चारों ओर से लपेटे 6 से 8 इंच व कभी कभी कई फीट तक शरीर से बाहर तक फैला हुआ, विशेषकर चेहरे, उंगलियों एवं जननेंद्रियों पर। इस तीसरे आभामंडल को जॉर्ज मिक ने जॉन ऑफ एनर्जी माना है। पहले में बिंदु होता है, दूसरे में रेखाएं तथा तीसरे में सघन आयनों का समुच्चय। पहले को वे स्थूल शरीर व बायोप्लाज्मा का सम्मिश्रण कहते हैं, दूसरे को प्लाज्मा तथा तीसरे को विकिरण, जिसमें वास्तव में हीलिंग चिकित्सा की क्षमता होती है। भारतवर्ष में यह कार्य सबसे पहले डॉक्टर
पी नरेंद्रन ने किया है। वे भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अनुदान के अंतर्गत अपना काम चला रहे हैं। सन 1983 में उन्होंने हांगकांग में एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन कांग्रेस में अपने शोध का प्रदर्शन किया था, जिसमें उपस्थित वैज्ञानिकों ने बहुत रुचि ली। प्रतिपादन यह किया गया कि दूसरे ऑरा प्रकाश के आधार पर शारीरिक और मानसिक स्थिति का अधिक गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि इन क्षेत्रों में किन्हीं रोगों का प्रवेश हो चुका है या होने वाला है। समय रहते इस प्रकार की जानकारी मिल जाने से उपचार कहीं अधिक सरल पड़ेगा। डॉक्टर नरेंद्रन का ध्यान इस विषय में पहले हो चुके शोधों ने विशेष रूप से आकर्षित किया और वे उस कार्य को अपने ढंग से आगे बढ़ाने में लग गए। लंदन के सेंट जॉन्स थॉमस हॉस्पिटल के प्रमुख सर्जन W.J. किल्नर ने ऐसे प्रकाश की जानकारी प्राप्त की थी और अपने शोधों का विवरण द ह्यूमन एटमॉस्फेयर में विस्तार पूर्वक लिखा था। सन 1939 में रूसी वैज्ञानिक किरिलियन ने इलेक्ट्रोथेरेपी का शोध करते हुए पाया कि उनके शरीर में से रंग बिरंगी विद्युतीय चिंगारियाँ निकल रही हैं। फिर उन्होंने दूसरे शरीरों की जांच पड़ताल की और पाया कि यह उनकी निजी विशेषता नहीं है, वरन न्यूनाधिक मात्रा में दूसरों के शरीरों में भी ऐसे ही प्रकटीकरण होता है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष पी नरेंद्रन को इसी आधार पर अपने प्रयास आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। उनने एक ऐसी मशीन बनाने में भी सफलता पाई जो उंगलियों के फोटोग्राफ प्रभामंडल सहित खींच लेता है। इस प्रभामंडल को इंफ्रारेड फोटोग्राफी के सिद्धांतों से मिला देने पर घोर अंधेरे में घूमते हुए किसी आदमी का फ़ोटो खींचा जा सकता है और अंधेरे में चोरी करने वालों का भी पता लगाया जा सकता है। उस व्यक्ति के चले जाने पर भी इंफ्रारेड फोटोग्राफी से यह विदित होता रह सकता है कि कुछ समय पूर्व यहाँ कौन था और क्या कर रहा था। क्रियाकलाप समाप्त हो जाने पर भी वे निशान बने रह सकते हैं कि किसने क्या किया था। यही सिद्धांत आध्यात्म क्षेत्र में विकसित होने पर यह जानकारी दे सकते हैं कि किस चरित्र और व्यक्तित्व का व्यक्ति किस स्थान पर कितने समय रहा है और उसने उस स्थान को किस दिशा में प्रभावित किया है। प्रभामंडल एक प्रकार का छाया पुरुष है जो प्रकाश रूप होते हुए भी यह बताता है कि किसका यह प्रकाश है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव, उद्देश्य एवं कृत्य क्या थे। इस प्रकार यह विज्ञान विकसित होने पर किसी व्यक्ति के न रहने पर भी उसके निवास स्थान से संपर्क साधकर बहुत समय तक यह जाना जा सकेगा कि यहाँ किसी मनुष्य की प्राण ऊर्जा अपना कैसा और कितना प्रभाव छोड़ गई है। प्रभामंडल एक प्रकार से किसी व्यक्ति का अदृश्य व्यक्तित्व है जो उसके प्रभाव से उस क्षेत्र को देर तक प्रभावित करता रहता है। तेजोवलय के चित्रण का महत्व ऐसी ही अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए समझा जा सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने